नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4 वीडियो चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने इन चारों वीडियोज को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर भारतीय इतिहास और संस्कृति नाम की प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर लीजिए। इससे संबंधित सारे वीडियोज आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कहां हुई थी। तो इसका उत्तर है आगरा में। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई और इसे आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाबर की ऐसी इच्छा थी कि इसे काबुल में दफनाया जाए। इसीलिए आगरा से बाबर के मोर्टल रिमेन्स को निकालकर काबुल में ले जाया गया और वहां पर इसे दोबारा दफनाया गया। काबुल में जिस जगह बाबर की मजार है या बाबर की कब्र है उसे बागे बाबर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि बाबर द्वारा 4 लड़ाइयां लड़ी गईं। इन चारों लड़ाइयों के बारे में कई बार हमारे पेपर्स में पूछा गया है। इसके लिए आप एक कोड याद रख सकते हैं, पखाना चघा। पखाना चघा, यह है घा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पा से मतलब है पानीपत की लड़ाई, तो यह पानीपत की पहली लड़ाई थी। और खाना से है खानवा की लड़ाई, और चा से हो जाएगा चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी का युद्ध, और घा से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। ये 4 लड़ाइयां आप लोग याद रखिए और इसका क्रम भी है। पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई, उसके 1 साल बाद खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ी गई, फिर चंदेरी की लड़ाई 1528 में लड़ी गई और घाघरा की लड़ाई 1529 में लड़ी गई और फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो ये 4 लड़ाइयां आप लोगों को याद रखना है कि कब कब लड़ी गई, और यहीं पर पूछा जाता है कि किन किन के बीच में लड़ी गई। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। बाई से आप इसे याद रख सकते हैं, बा से बाबर, ई से इब्राहिम लोदी, तो ये 1526 में लड़ी गई थी। इसके बाद जो खानवा की लड़ाई थी ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी। तो यहां पर आप लोग राणा सांगा का नाम याद रखिए और बाबर का नाम याद रखिए, इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी। इसके बाद जो पानीपत की लड़ाई हो गई, खानवा की लड़ाई हो गई और फिर चंदेरी की लड़ाई हो गई। चंदेरी की अगर लड़ाई की बात करें तो ये मेदिनी राय के बीच में और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर हैं जो आपको याद रखना है। और अगर घाघरा की लड़ाई की बात करें, घाघरा का युद्ध जो हुआ था इसकी बात करें तो ये जो बंगाल के अफगान लोग थे उनके विरुद्ध बाबर का अभियान था। इन सभी लड़ाइयों में बाबर की जीत हुई, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बाबर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर था जो आप लोगों को याद रखना है। बाबर ने एक पुस्तक की रचना की, अपनी आत्मकथा। तो इस पुस्तक को तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तुजुक ए बाबरी, इसी का अनुवाद किया गया जिसे बाबर नामा के नाम से जाना जाता है, बाबर नामा, और ये गुलबदन बेगम द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। इसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी कहां है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका निर्माण किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है कि विरूपाक्ष मंदिर किस शासक के समय में बनाई गई थी। तो इसके लिए आप लोग देवराय सेकंड का नाम याद रखिएगा, देवराय सेकंड, इसके समय में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया गया था। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि यह विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। हम्पी जो था ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और ये 1336 से लेकर 1565 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, यह फैक्ट आपको याद रखना है। और इसमें किन लोगों ने सहायता की? तो डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ ने। यहीं पर ध्यान दीजिएगा ये जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी ये 1817 में की गई थी। तो ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि शेख मोइनुद्दीन, बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गंजे शकर कौन थे? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो ये सब
प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो इसका उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही साथ हड़प्पा के उत्खनन में और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा जितनी भी चीजों के बारे में आप लोगों को पता हो कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है खुदाई के दौरान। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी जो खुदाई हुई थी 1921 में हुई थी। किसके द्वारा इसकी खुदाई हुई थी ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैसाख पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ, उनको निर्वाण की भी प्राप्ति हुई और ज्ञान की भी प्राप्ति इसी दिन हुई थी, बैसाख पूर्णिमा के दिन। आगे चलें तो पूछा जा रहा है कि कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की। तो ये संस्कृत में ग्रंथ है। और पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस चीज की पुस्तक है। तो ये किस चीज की पुस्तक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर ऑप्शन में दिया जाता है मुद्रा शास्त्र की पुस्तक है, जो कि गलत होता है। तो ये मुद्रा शास्त्र की पुस्तक नहीं, अर्थशास्त्र मूल रूप से राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो ये कौटिल्य हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोलों ने सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। और इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1211 से 1236 के मध्य था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी के समय में मंगोल सेनानायक जो कि चंगेज खान था, उसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमला किया था, आक्रमण किया था और इल्तुतमिश ने सफलतापूर्वक इसका प्रतिरोध किया था। इल्तुतमिश से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं हम लोग। तो ये 1211 से 1236 एडी तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा और यह ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में और दूसरा शासक बना वो इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के बाद जो तीसरी शासिका थी वो रजिया बेगम थी। तो आप लोग रजिया बेगम का नाम याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि इसका शासनकाल कब था। तो ये 1236 से 1240 के बीच में रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे। रजिया बेगम जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे जो हमें इल्तुतमिश के सहारे याद रखना है। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ममल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो इसका उत्तर है पल्लव शासकों के द्वारा ममल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। और इनमें भी नरसिंह वर्मन द्वितीय का नाम हमें याद रखना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनके द्वारा ही रथ स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। ये विशेष रूप से हमें याद रखना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो रथ स्मारक हैं ये सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहां पर अवस्थित है, तो ये ममल्लपुरम में अवस्थित है। ममल्लपुरम कहां है, तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और इसी तट पर सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स अवस्थित है। इसी सोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत रथ स्मारक भी आते हैं जिनका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था। तो यह है वीणा। औरंगजेब वीणा का बहुत अधिक शौकीन था और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा मुगल शासक वीणा का शौकीन था। तो औरंगजेब इसका उत्तर हो जाएगा। आज के आखिरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था। तो ये गले में पहनने का गहना था। कई बार पूछा गया है कि निष्क क्या है। तो निष्क एक ज्वेलरी है जो कि ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। तो दोस्तों ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भारतीय इतिहास और संस्कृति को फॉलो कर लीजिए। यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आती रहेंगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।